बीमारी से चल बसे थे और माँ दिन रात दूसरों के खेतों में काम कर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। उस साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। मीना की माँ ने भी सोचा कि अब गांव छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मीना ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ एक बार खेत में फिर से मेहनत करके देखो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अध्याय 2 पुराने कुएं की पुकार। मीना हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती और अपने खेतों की ओर जाती। बहुत समय पहले की बात एक दिन है। उसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक मटका निकला, सुंदर नक्काशीदार लेकिन टूटा फूटा सा। दिन रात का जैसे ही मीना ने उस मटके को उठाया, एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद मीना, तुमने मुझे फिर से उजाले में लाया। मैं हूँ जादुई मटका जो ईमानदार लोगों की मदद करता है। मीना घबरा गई, लेकिन मटका बोला, डर मत, मैं तेरी ईमानदारी और मेहनत से प्रसन्न हूँ। अगर तू अपने मन में कोई लालच न लाए तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अध्याय 3 था कि जहाँ बीज बोए थे वहाँ नन्हे नन्हे पौधे उगाए हैं, बिना पानी के। माँ ने कहा, ये तो कोई चमत्कार है। मीना ने मटके को धन्यवाद कहा, लेकिन उसने माँ को कुछ नहीं बताया। अध्याय 4 गाँव वालों का संदेह। धीरे धीरे मीना के खेत लहलहाने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि जहां सबका अनाज सूख गया, वहां मीना के खेत हरे कैसे हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि वो कोई जादू टोना करती है। कुछ जलने लगे। गांव का सरपंच रामजी लाल बोला, ऐसे तो ये लड़की पूरे गांव का अनाज छीन लेगी, हमें पता लगाना होगा इसका राज। रामजी लाल ने अपने आदमी भेजे कि मीना का पीछा करें। अध्याय 5 ईमानदारी की कसौटी। एक रात मीना जब मटके से बात कर रही थी तो सरपंच के आदमी झाड़ियों में छिपकर सब सुन रहे थे। अगली सुबह उन्होंने मटका चुरा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मटका खोला, मटका गरजने लगा, तुमने ईमानदार का साथ नहीं दिया, लालच किया है, अब भुगतो। अगले ही दिन सरपंच के खेतों में आग लग गई और उसका घर गिर गया। गाँव वाले डर गए और सरपंच ने अपनी गलती मानी। उसने मटका मीना को लौटा दिया और पूरे गाँव के सामने माफी मांगी। अध्याय 6 पूरे गांव की भलाई। मीना ने मटके से कहा, अगर तू वाकई मेरी मदद करना चाहता है तो पूरे गांव की मदद कर। मटका बोला, तूने यह बात कहकर साबित किया है कि तू स्वार्थी नहीं है। अब मैं पूरे गांव को आशीर्वाद दूंगा। अगले दिन गांव में बारिश हुई, कुएं भर गए और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में फिर से रौनक छा गई। अध्याय 7 अंतिम संदेश। वर्षों बीत गए, मीना बड़ी हो गई और गांव की सबसे पहली महिला कृषि वैज्ञानिक बनी। उसने गांव के बच्चों को विज्ञान और नैतिकता सिखाई, ईमानदारी, मेहनत और विश्वास की ताकत। मटका अब कभी नहीं बोला, लेकिन गांव के बच्चे आज भी पीपल के नीचे उसकी कहानी सुनते हैं, मीना और जादुई मटका की कहानी। नहीं भाई, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस गांव से, यहाँ की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत से जीवन जिए तो खुद प्रकृति भी उसकी मदद करती है। वह खेतों से जादू किसी मटके में नहीं, हमारे इरादों में होता है। आंचल जैसी थी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा गांव था। हरियाली से भरा हुआ, छोटी छोटी नदियां बहती थीं और दूर दूर तक पहाड़ों की छाया फैली थी। उस गांव में एक 18 साल का लड़का रहता था, नाम था अमर। अमर बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ही होशियार और दयालु। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह गांव के एक बूढ़े संत बाबा की देखरेख में बड़ा हुआ। अमर दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसे गांव के बाजार में बेच देता था। वो हर काम को मेहनत और लगन से करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत उस पे खुश रहते थे। भाग 2 जादुई हिरण का आगमन। एक दिन जब अमन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई है। अमर ने इधर उधर देखा, फिर उसे एक शिकारी के जाल में हिरन अटका हुआ हिरन दिखा। उसके पंख उलझ गए थे। अमन ने सावधानी से उसे जाल से बाहर निकला उसकी मदद की। हिरन बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ। अमर चौंक गया और बोला, अगर तुम सच में जादुई हिरन हो तो क्या तुम कुछ करके दिखा सकते हो? हिरन ने बोला, मैं तुम्हारी हर मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम मेरे जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करोगे। अमर ने वादा किया।
तब हिरण बोला, अब तुम जो भी चाहोगे वो मिलेगा, यूँ सोच समझ कर मांगना। अमर ने सबसे पहले गांव की भलाई के लिए मांगा, मेरे गांव में हर कोई खुश और स्वस्थ रहे। अगले ही दिन गांव में साफ पानी का एक झरना बहने लगा और सूखी जमीन सब हरी भरी हो गई। और धीरे धीरे अमर गांव में बच्चों को पढ़ाने लगा और हिरण भी उसके साथ रहता और समय समय पर सलाह देता था। गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। भाग 4, राक्षस का हमला। एक दिन की बात है, एक दुष्ट राक्षस उस इलाके में आ गया। वह गांव के लोगों को परेशान करने लगा और जानवरों को मार के खाने लगा और गांव वाले डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। अमर ने हिरण से पूछा, क्या हम इस राक्षस से लड़ सकते हैं? अमर बोला, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो जादू तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बाहुबली और मजबूती से नहीं जीती जाती है, बुद्धि से भी लड़ी जाती है। अमर ने हिरण की मदद से एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाया और एक रात राक्षस को हिरण ने अपने जादुई दिमाग से उस पे वार किया और राक्षस एक जाल में फंस गया। तब राक्षस ने बोला, मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था, मुझे खाने को जंगल में कुछ नहीं मिलता था, पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? उसी गांव के राजा ने अपने मंत्रियों से निमंत्रण भेजा और अमर की बुद्धिमानी के बारे में पता लगवाया और उसने अर्जुन को दरबार में बुलाया और 3 मुश्किल सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है दया, क्योंकि बिना दया के धन भी व्यर्थ है। 2. वह क्या चीज है जो दिखता नहीं लेकिन हर जीव प्राणी को जीवन देती है? वो क्या है? हवा है जो दिखती नहीं पर सबको जीवन देती है। 3. तुम्हारे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? ये सारा ज्ञान मेरे गुरु और एक जादुई मित्र से मिला है राजा साहब। राजा बहुत खुश हुआ और उसे राज्य गुरु की उपाधि दे दी। अमर ने राज्य में स्कूल खोले, गरीबों की मदद की और हमेशा अपने हिरण के साथ परोपकार करता रहा। कुछ वर्षों बाद हिरण वृद्ध हो गया। उसने अमर से कहा, अब मेरी यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन याद रखना, जादू सबसे पहले इंसान के दिल में होता है। सच्चाई, दया और ज्ञान यही असली शक्ति है। हिरण गायब हो गया और उसके पीछे एक सुनहरी पंखुड़ी छोड़ गया जो हमेशा अमर के पास रहती थी। अमर जीवन भर बच्चों को शिक्षा देता रहा और एक आदर्श नेता बन गया। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, दया और सच्चाई से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और असली जादू हमारे अच्छे कर्मों में होता है। ठंड की मार, एक गरीब की कहानी। सर्दियों की ठंडी रातें अमीरों के लिए गर्म कंबलों और हीटरों के साथ आरामदायक हो सकती हैं, लेकिन गरीबों के लिए ये किसी श्राप से कम नहीं होती। बिना छत, बिना गर्म कपड़ों के, बिना भोजन के वे ठंड की मार झेलते हैं और कई बार ये लड़ाई उनके जीवन को भी लील जाती है। ये कहानी ऐसे ही एक गरीब इंसान रामलाल की है, जो अपने परिवार के साथ हर साल ठंड के मौसम में जीवन की कठिन परीक्षा से गुजरता है। रामलाल एक गरीब मजदूर था जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता और जो भी कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी सरला और 2 छोटे बच्चे सोनू और पायल इसी कमाई पर निर्भर थे। रामलाल के पास न अपना घर था, न ही कोई स्थायी नौकरी। वो कभी ईंट भट्ठों पर काम करता तो कभी किसी ठेले वाले की मदद करता। सर्दियां आते ही उसकी मुश्किलें बढ़ जाती, काम कम हो जाता और ठंड उसकी हड्डियों तक घुस जाती। उसके पास केवल एक फटी हुई शॉल थी जिसे उड़कर वो खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी पुरानी घिसी पिटी चादरों में लिपटे रहते। एक दिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई, तेज हवाएं चलने लगी और रातें लंबी हो गईं। शहर के अमीर लोग उन्हीं कपड़ों में लिपटे हीटर जलाकर गर्मी का आनंद ले रहे थे, लेकिन रामलाल के परिवार के लिए ये समय भयावह था। उनके पास न गर्म कपड़े थे, न ही कोई ऐसी जगह जहां वे आराम से सो सके। रामलाल ने दिन भर काम किया और शाम को घर लौटा। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन असली चिंता तो रात की थी। उसने देखा कि उसके बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरला, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, इस तरह हम ज्यादा दिन नहीं निकाल पाएंगे।
सरला ने चिंता भरी आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन वह जानती थी कि कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में जितना हो सकता था गर्मी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ठंडी हवा उनके कमजोर शरीरों को लगातार झकझोर रही थी। रामलाल को याद आया कि शहर में कुछ संस्थाएं गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े बांटती हैं। उसने सुबह सुबह उठकर उन संस्थाओं के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह लंबी कतारें थीं। किसी ने उसे एक पुराना कंबल दिया, लेकिन वह भी इतना पतला था कि ठंड से कोई राहत नहीं मिली। शहर की गलियों में घूमते हुए उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार को यहाँ ले आए तो कुछ राहत मिल सकती है। उसने घर जाकर सरला और बच्चों को वहाँ ले जाने की बात कही। सभी मिलकर वहाँ पहुँचे और आग के पास बैठकर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ये राहत भी स्थायी नहीं थी। रात होते होते लकड़ियां जलकर खत्म हो गईं और फिर वही कड़ाके की ठंड उन पर कहर बरपाने लगी। ठंड के साथ साथ भूख भी बड़ी समस्या थी। ठंड में मजदूरी और भी कम हो गई थी, जिससे खाने के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। कई बार वे दिन भर भूखे रहते और रात को केवल सूखी रोटी या बचा खुचा खाना खाकर सो जाते। एक रात जब ठंड अपनी चरम सीमा पर थी, रामलाल के छोटे बेटे सोनू की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर कांप रहा था। सरला घबराकर बोली, कुछ करो रामलाल, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन रामलाल के पास न पैसे थे, न ही कोई साधन। उसने सोनू को अपनी गोद में लिया और अपने फटे हुए शॉल में लपेट लिया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थीं। भाग 5, शहर के अमीर और गरीब की असली तस्वीर। इसी शहर में, जहां रामलाल का परिवार ठंड में मर रहा था, वहीं बड़े बड़े घरों में पार्टियां चल रही थीं। वहां हीटर जल रहे थे, गर्मागर्म पकवान बन रहे थे और महंगे शराब के जाम छलक रहे थे। लेकिन किसी को भी सड़कों पर ठंड से कांपते गरीबों की चिंता नहीं थी। रामलाल ने एक बार कोशिश की कि किसी अमीर आदमी से मदद मांगे, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। कुछ ने तो उसे भगा दिया, तो कुछ ने तिरस्कार से देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 6, एक दर्दनाक रात। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। रामलाल और उसका परिवार मंदिर के बाहर पड़ी एक खाली जगह पर सोने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को अचानक सरला की चीख सुनाई दी, रामलाल। सोनू कुछ बोल नहीं रहा। रामलाल हड़बड़ा कर उठा और उसने सोनू को गोद में लिया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने जल्दी से उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी गरीबी ने उसके बेटे की जान ले ली थी। वह अपनी बेबसी पर रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह होते ही पुलिस आई और सोनू के शव को देखा। ये पहली बार नहीं था जब किसी गरीब ने ठंड से दम तोड़ा हो। हर साल सैकड़ों गरीब इसी तरह मर जाते थे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। रामलाल के लिए ये सदमे से कम नहीं था। उसने अपने बेटे को खो दिया था, लेकिन उसके पास शोक मनाने तक की फुर्सत नहीं थी। उसे अपने बाकी परिवार के लिए जीना था। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने जब ये खबर सुनी, तो उन्होंने रामलाल को मदद देने की कोशिश की। उन्होंने उसे और उसके परिवार को एक शेल्टर होम में जगह दिलाई, जहां कम से कम ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े और कंबल थे। रामलाल की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस स्थिति से निकालकर एक बेहतर जीवन देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गरीबी और ठंड की यह कहानी केवल रामलाल की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो हर साल सर्दियों में इस पीड़ा को झेलते हैं। हम सबके लिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास उन जरूरतमंद लोगों को देखें जो ठंड से मर रहे हैं और उनकी मदद करें, क्योंकि शायद हमारे दिए हुए एक कंबल, एक कप गर्म चाय या थोड़े से पैसे से किसी की जान बच सकती है। सर्दी का मौसम था। दिसंबर की ठिठुरती रातें अपना रंग दिखा रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवाओं ने हर किसी को कपकपी में डाल रखा था। इस समय तक ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन एक जगह हलचल हो रही थी। गांव के बुजुर्गों का जमावड़ा। गांव की चौपाल पर एक बड़ा अलाव जल रहा था।
चारों ओर लकड़ियां सुलग रही थी और उनकी लपटों की रोशनी में वहां बैठे लोग कहानियों में खोए हुए थे। चौपाल के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति दादा हरिदास अपनी कहानियों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। हर कोई उनकी कहानियों को सुनना चाहता था क्योंकि उनमें सच्चाई के साथ साथ जीवन का एक गहरा संदेश छिपा होता था। उस रात दादा हरिदास ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ठंडी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सर्द रात का संघर्ष। ये कहानी तब की है जब दादा हरिदास खुद एक युवा किसान थे। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी पत्नी कमला और 3 छोटे बच्चे थे। उनकी जिंदगी खेती बाड़ी पर निर्भर थी, लेकिन उस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी। ठंड का मौसम उनकी परेशानी और बढ़ा रहा था। एक दिन जब ठंड अपने चरम पर थी, हरिदास ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर लाना जरूरी है, वरना ठंड से परिवार का जीना मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। हरिदास ने अपनी चादर कसकर लपेट ली और ठंड से लड़ते हुए आगे बढ़े। जंगल पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन जंगल भी ठंड से सुन्न पड़ा था। पक्षी चुप थे, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। हरिदास ने लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर घर लौटने की तैयारी करने लगे। ठंड का खतरा। वापसी के दौरान ठंड और तेज हो गई। बर्फीली हवाएं उनकी हड्डियों तक को जमा रही थी। रास्ता घना और खतरनाक था। अचानक चलते चलते उनका पैर एक पत्थर से फिसल गया और वह नीचे गिर पड़े। उनके सिर पर चोट लगी और उन्हें चक्कर आने लगे। वह दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन ठंड ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह इस ठंड में वहीं जम जाएंगे। लेकिन तभी उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आया। मैं हार नहीं मान सकता, उन्होंने खुद से कहा। मानवता का दीपक। हरिदास ने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया और धीरे धीरे चलने लगे। ठंड ने उनकी चाल धीमी कर दी थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। रास्ते में उन्हें एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह हैरान हो गए, इतनी ठंड में कोई और यहाँ कैसे हो सकता है। हरिदास ने आवाज की दिशा में जाकर देखा। वहाँ एक गरीब महिला ठंड से कांपती हुई जमीन पर पड़ी थी। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वह बेहोशी की हालत में थी। हरिदास समझ गए कि अगर उसकी मदद नहीं की तो वह बच नहीं पाएगी। हरिदास ने अपनी चादर निकाली और उस महिला को उड़ा दी। उन्होंने उसे कंधे पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। ठंड ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव की गर्मी। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हरिदास ने महिला को अपने घर लाया और अलाव के पास बिठाया। उनकी पत्नी कमला ने तुरंत गर्म दूध बनाया और उसे पिलाया। धीरे धीरे महिला को होश आया। उसने कांपती आवाज में बताया कि वह पास के गांव से है और जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय रास्ता भटक गई थी। हरिदास और उनके परिवार ने उस महिला की खूब सेवा की। उन्होंने उसे अपने घर में जगह दी और जब तक वह ठीक नहीं हुई उसकी देखभाल की। कहानी का सबक। दादा हरिदास ने कहानी खत्म करते हुए कहा, उस रात मैंने सीखा कि ठंड केवल बाहर की नहीं होती, ये हमारे दिलों में भी हो सकती है। अगर हम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें तो ठंड कितनी भी तेज हो हमें हरा नहीं सकती। चौपाल पर बैठे सभी लोग ये सुनकर भावुक हो गए। ठंडी रात में दादा हरिदास की कहानी ने उनके दिलों को गर्माहट से भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इंसानियत की रोशनी हर अंधेरे और ठंड को हरा सकती है। उस रात गांव के हर व्यक्ति ने मन ही मन ठाना कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और इस ठंड में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाइयों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।